नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को परसेंटेज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूंगा और आप उन कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट से सिखाया जाए ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए हुए थे। उन पिछली क्लास में मैंने उन प्रश्नों पे चर्चा करने के बाद जब मैंने क्लास को बाद में स्वयं देखा तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ऐसी महसूस हुई कि हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आए। तो मैंने कुछ पिछली क्लास के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी सीखिएगा और आज जो नए क्वेश्चन आपके लिए हैं तो उन नए प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज का वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये 8वां क्लास है, लेकिन मैं अभी इसको क्लास 7 का नाम ही देता हूं और आप इस क्लास को बहुत बढ़िया ढंग से समझिएगा ताकि आपको क्लास 7 एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाए और कहीं कोई भी कन्फ्यूजन अगर छूटा हुआ हो तो वो सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को लिखने वाला हूं परीक्षा संबंधी, जिसमें आपको परीक्षा में ये बताया जाता है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदी में पास हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। एक्चुअली में ये वास्तविकता में ये जो प्रश्न होते हैं ये समुच्चय के प्रश्न होते हैं, सेट के, ठीक। लेकिन ये सेट के प्रश्न कुछ परसेंट बेस पे जो होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से समझें। वैसे हर प्रश्न को फार्मूले के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी प्रकार से कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करूँगा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सवाल समझाऊंगा। आप केवल ध्यान से सवालों को समझिएगा, ठीक। कुछ छोटे छोटे नियम होंगे तो आपको वो हर सवाल में ध्यान रखने होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैं पहला सवाल आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, देखिएगा। प्रश्न पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों को दिया गया है। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखें कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है हमको, ठीक। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। लिखा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, ठीक, तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुई। और आपसे कह रखा है 17% दोनों विषय में फेल हुए, तथा 17% दोनों विषय में फेल हुए, ठीक। और क्या रखा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ये प्रश्न किया गया। बहुत आराम से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल एक बेसिक से प्रश्न से मैंने आप लोगों को शुरुआत किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। एक तो मैं आपको वेन डायग्राम से ये सवाल बताऊंगा, दूसरा आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी सवाल बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। कब पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये सवाल 2 से 3 स्टेप में या 4 स्टेप में पहुंच जाएगा तो वेन डायग्राम की आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल अभी आप दूसरे कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा क्या है। सबसे पहले आपको पता चल रहा है किसी परीक्षा में 52% लोग हिंदी में तथा 42% लोग अंग्रेजी में फेल हुए और 17% आपके दोनों विषय में फेल हुए। अच्छा, एक बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखें, बहुत अच्छी तरीके से ये ख्याल रखें, कोशिश हमेशा ये बात की होनी चाहिए कि जो कंबाइंड सब्जेक्ट कैंडिडेट दिया जाता है, कंबाइंड सब्जेक्ट का कैंडिडेट दिया जाता है, सबसे पहले तो पूरे सवाल का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे फेल हैं तो यहाँ पे फेल होने चाहिए और यहाँ पे भी फेल होने चाहिए। अगर यहाँ पे पास हैं तो यहाँ पे पास होने चाहिए, यहाँ पे पास होने चाहिए। ठीक। और वेन डायग्राम लगाने में एक चीज का और आपको ख्याल रखना है कि ये वाला नंबर हमेशा आपके इन दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है तो स्थिति को, जैसे ये स्थिति मान लीजिएगा फेल की स्थिति दी है और ये नंबर आपका ज़्यादा बढ़ा दिया है, इनके कंपेयर में बढ़ा दिया है, तो आप कंडीशन को तुरंत पास वाली कंडीशन में ले जाएंगे। ठीक। अभी मैं कुछ सवाल लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। फिलहाल देखते हैं। एक बात बताइएगा, 2 डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम मैंने मान लिया आपका हो गया हिंदी वाला और ये डायग्राम हो गया आपका इंग्लिश वाला। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ भैया, सबसे पहले वो कैंडिडेट देख लो जो दोनों जगह फेल है। तो 17% कैंडिडेट ऐसे हैं जो भैया हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं। ठीक, आराम से समझ लो। अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि 52% लोग आपके हिंदी में फेल हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हिंदी में अगर 52% लोग फेल हैं तो ये 17 तो हिंदी वाले में ही तो गिने जाएंगे ना। तो 52 में से 17 अलग कर लो और 17 अगर अलग करोगे तो बेटा आपके बचे कितने? 35%। तो ये भैया जो 35% लोग आपके बचे हैं ये कहाँ पे फेल हैं? ये केवल और केवल हिंदी में ही फेल हैं। ठीक। अब इधर आ जाओ भाई, अगर आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कितने फेल हैं तो आप देखोगे 42% फेल हैं। अच्छा, ये बताओ 42% अंग्रेजी में फेल हैं। अंग्रेजी में ये 17 पहले से बैठे हैं, 17 पहले से बैठे हैं और टोटल अंग्रेजी में फेल ही 42 लोग हैं। तो 42 में से इन 17 को हटा के बात करो तो 25% लोग आपके कहाँ पे फेल हो गए? इंग्लिश में फेल हो गए। ये कैसे लोग फेल हैं? हिंदी में फेल। ये कैसे लोग हैं? हिंदी अंग्रेजी दोनों में फेल। ये कौन वाले लोग हैं? जो अंग्रेजी में फेल। तो फेल वाले एक तरफ हो गए। अब सारे के सारे फेल वाले काउंट कर लो। तो अगर आप देखोगे 35 + 25 ठीक प्लस 17, तो अगर देखेंगे 35 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भैया? 60 हो गया। 60 और 10 70 और 7 77। तो बताइए भैया 77% लोग आपके कैसे हो गए? फेल। अगर आपने सभी प्रकार के फेल वाले, एक विषय वाले, 2 विषय वाले फेल काउंट कर लिए हैं तो अब आप यहाँ पर पास वाले की संख्या बता सकते हैं। टोटल विद्यार्थी 100% ही तो होते हैं। 100% में से 77% फेल वाले हटा दो तो पास वाले कितने बचे? 23% बचे। बताइएगा आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? ये हो गया वेन डायग्राम। ठीक। अब एक ट्रिकी मेथड भी है। ठीक, ट्रिकी मेथड कह सकते हैं, चाहे आप इसे फार्मूला कह सकते हैं, दोनों बातों को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान देना है। अब आप ये ना सोचने लगना कि सर आप इतने ढेर सारे मेथड बताएंगे तो भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे, आप याद रखो आराम से, कोई भी चीज़ आप नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले ये बताइएगा हिंदी में कितने? 52% क्या है? फेल है। इंग्लिश में कितने भैया हैं? इंग्लिश में 42% क्या है? फेल है। और भैया जी बोथ सब्जेक्ट में आप देखोगे तो 17% क्या है? फेल है। मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि अगर सब होने चाहिए तो एक जैसे डायग्राम में होने चाहिए, फेल फेल फेल। अब आप क्या करिएगा सर, आप गौर से ये चीज़ सोचो यार, ये जो 17 हैं वो इसमें भी होंगे और ये 17 इसमें भी होंगे। तो अगर हम ओवरऑल फेल की काउंटिंग करें, अगर ओवरऑल फेल वालों की काउंटिंग करें तो ओवरऑल फेल वालों की काउंटिंग में 94% आपके फेल आ गए।
ठीक, हिंदी इंग्लिश मिला के 94% फेल बने। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात सोचो, इन 17 को आपने यहाँ पर भी गिना है और यहाँ पे भी गिना है, तो इन 17 को इसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो। तो जैसे ही आपको 17 माइनस करोगे तो आपके बताओ 77% क्या हो गए भैया, फेल हो गए। अब 77% अगर कहीं पे फेल है तो फिर पास वालों की संख्या बताना कोई कठिन काम है। 100% में से 77% अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वाले कैंडिडेट कितने हो गए, 23% हो गए। ये आपका आंसर हो गया। तरीका क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आया, बेसिक भी समझ में आ रहा होगा, ट्रिक भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक बात और आपको बताते हैं, जैसे कई बार बच्चे, वैसे मैं अगले सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही मेथड बताऊंगा, वेन आरेख और ये। ठीक, लेकिन अगर इनकेस कोई बच्चा कहता है कि जैसे सर अगर मान लो हम पूरे सवाल को पास वाली कंडीशन में बदल लें तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, अगर हिंदी में 52 फेल है तो 48 पास होंगे। यहां पे अगर 42 फेल हैं तो फिर 58 पास होंगे। अब बोथ सब्जेक्ट में अगर आपके यहाँ पे 17% फेल दिए गए तो पास वाले की संख्या अभी आपको कितनी दिख रही होगी, तो अगर आप पास वाले की संख्या देखेंगे तो आप पास वाले 100 में से 17 को घटाएंगे तो आएगा 83%। बताइएगा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है ना। चलिए भाई, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल एक नॉर्मल सा काम करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 8 8 16 का 6, 5 4 9 1 10, 106 है। इस 83 को घटा लो बेटा। जैसे ही आप 83 को घटाओगे, जैसे ही घटाओगे, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2। इसका मतलब ये 23% कैसे आए हैं, पास, क्योंकि ये तरीका आपने फेल में लगाया और ये तरीका आपने पास में लगाया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पास मिल गए और यहाँ पे पहले आपने पूरे कंप्लीट फेल निकाल लिए और फिर टोटल स्टूडेंट में से फेल वाले हटा के पास वाले निकाले। मतलब आपको दोनों तरीके, तीनों तरीके समझ में आए कि नहीं। ठीक, बशर्ते बस ये है कि अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे सर, तो इसका डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिट आपको माइनस में दिखने लगेंगी सारी। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सवाल में इस बात का बहुत ख्याल रखना कि अगर इनकेस कोई सवाल ऐसी सिचुएशन में कभी तुम्हें लिखा मिल जाए, जैसे बहुत से सवाल होते हैं इस सिचुएशन में लिखे हुए मिलेंगे पेपर में तुम्हें, तो पहले वेन डायग्राम से अगर सवाल तुम लगाना चाहते हो, अगर वेन डायग्राम नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व करके लगा दो। लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो पहले तो इस सवाल को इस फॉर्मेट में बदलो, तब फिर वेन डायग्राम बनाना। समझ आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट हर चीज़ में एकदम कॉन्फिडेंट हो, ऐसा ना लगे उसे कि पेपर देते वक्त उसको ऐसा लग रहा हो कि डर लग रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई कंफ्यूज कैसे हो जाओ, आप प्रैक्टिस करो ना। आप कंफ्यूज होने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई लड़का कहता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो उसका सिर्फ एक तात्पर्य है कि वो सही तरीके से पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, नहीं तो उसे कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकता है। भाई इसमें कोई मेथड मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, हर मेथड आपके लिए यूजफुल बता रहा हूँ। जब जैसी स्थिति तब वो ऐसा मेथड आप लगा के एग्जाम में अपना काम निकालिए। ठीक है, चलिए भाई, खैर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा अगले प्रश्न में आप लोग अन्य विधियां लगा के अप्लाई करके कोशिश करना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वेन डायग्राम से ज़्यादा प्रश्न समझा दूं। ठीक है, और क्योंकि वेन डायग्राम से कई बच्चे कह रहे थे सर आप वेन डायग्राम से बताएं तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, आपकी ये बात रखी जाएगी। ठीक, देखिएगा सर, फिलहाल सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है, लिखा है किसी विद्यालय की परीक्षा में 85% लोग बांग्ला में उत्तीर्ण हुए। किसी विद्यालय की परीक्षा में 85% लोग बांग्ला में उत्तीर्ण हुए। आज भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं।
आप लोग केवल धैर्य से बैठे रहिएगा, आपको बहुत सारे और बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों का सॉल्यूशन आज देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरी क्लास तैयार हो जाए। ध्यान दीजिएगा, किसी विद्यालय की परीक्षा में 85% लोग बांग्ला में उत्तीर्ण हुए तथा 70% लोग गणित में तथा 70% लोग गणित में। ठीक, एवं 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। एवं 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, आराम से आपको समझ में आएगा सर। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है तो प्रश्न किया गया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। प्रश्न देखो कैसे लगाएंगे, आराम से देखना सर, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से सिर्फ देखना है। एक एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा सर। देखिएगा भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले रिलैक्स होके एक चीज़ सोचो, बांग्ला में और गणित में मैथ के दो डायग्राम बनाने हैं। ये बांग्ला का डायग्राम हो गया, ये मैथ का डायग्राम हो गया। अब सबसे पहले एक बात तो पता चल रहा है 65% लोग दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, तो ये 65% तो यहाँ पे पहले से बैठे हैं। ठीक, अब इन 65 को यहाँ पे हम मान लेंगे ये बांग्ला वाले भी हैं, ये मैथ वाले भी हैं। अच्छा ये बताओ, केवल बांग्ला में अगर देखें, बांग्ला में कितने लोग पास दिख रहे हैं? 85%। 85% ओवरऑल बांग्ला में पास हैं, तो ये 65 तो बांग्ला वाले हैं ना, ये भी तो हैं बांग्ला वाले। तो 65 अगर 85 में हटा दो तो केवल अगर बांग्ला वाले देखे जाएं तो केवल बांग्ला में कितने लोग पास हैं? 20% लोग पास हैं। ठीक, अब आगे की कहानी क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 70% लोग गणित में, और यहाँ पर देखो 70% लोग गणित में पास हैं। अच्छा ये बताओ, गणित में अगर 70% लोग पास हैं, 65 गणित में पहले से बैठे हैं, तो बचे कितने लोग? 5% लोग केवल ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हैं। अब देखो भैया, बांग्ला में कितने पास? 20% पास। केवल गणित में वाले पास कितने हैं? 5% गणित में पास हैं। ठीक, 65% ये यहाँ पे पास हैं। अगर यार भैया हम यहाँ पर देखें 65, 5, 70 और 20, 70 और 20 कितना? 90% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तो पास हैं ही, चाहे एक विषय में, चाहे बांग्ला में पास, चाहे मैथ में पास, या दोनों में पास। अब ये बताओ, अगर 100 में से 90% लोग कहीं ना कहीं पास हैं, तो ये बताओ बचे कितने? 10% लोग। ये 10% वो लोग बचे जो आपके कैसे हैं? फेल, कहीं नहीं पास हैं। आपको बताना है क्या? दोनों विषय में, सॉरी, अनुत्तीर्ण यहाँ पे पूछे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखेगा टोटल विद्यार्थी कितने भैया? 100 कह रहा हूँ, 60 का जब आप 10% निकालेंगे तो 10% निकालने में 10/100, 0 0 0, 6 एकम 6। इसका मतलब 6 स्टूडेंट केवल ऐसे हैं जो आपके बोथ सब्जेक्ट में कैसे हैं भैया? फेल है। समझ आया? दूसरा तरीका देखिए तुरंत। एक बात बताओ, लिखो भाई, क्या? बांग्ला
मैथ और बोथ सब्जेक्ट। ये फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे बांग्ला वाले लिख लो 85%, मैथ वाले लिख लो 65%, सॉरी 70%, और बोथ वाले लिख लो 65%। अच्छा ये बताओ, सोचने वाली बात है, ये 65 इसके अंदर भी होंगे, ये 65 इसके अंदर भी होंगे। तो अगर हम इनको देखते हैं टोटल बांग्ला प्लस मैथ ओवरऑल पास, तो 5, 8, 7, 15, 155% हमें पास दिखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये 65 यहाँ पे भी आपने गिन लिए, यहाँ पे भी गिन लिए, तो 65 की काउंटिंग 2 बार कर लिए, तो यार 65 एक बार घटाना पड़ेगा। 65 को आप यहाँ पे घटा दीजिए, बचा कितना 10%। ये 10% आपके कैसे, सॉरी यहाँ पे बचे 90%, 90% आपके कैसे बचे, शुद्ध पास। ये शुद्ध पास बचे, जो या तो बांग्ला में पास है या मैथ में पास है या दोनों में पास है। ठीक, ये पास वाले हो गए। आपको बताना है कौन वाले हैं, फेल वाले। तो आपको फेल वाले बताने हैं, तो आपके बचे कितने, 100 में से 100% में से अगर 90% हटाओगे तो 10% आपके कैसे हैं, फेल हैं। ये टोटल फेल हैं, मतलब ये मतलब फेल वाले हैं, ये कहीं पास आस नहीं है। आपको बताना है संख्या, ओवरऑल स्टूडेंट्स की संख्या 60 है, 60 का 10%, 60 का 10% कितना आएगा, 6। तो कितने स्टूडेंट आपके दोनों इस विषय में फेल है भैया, तो आप कह सकते हो 6 स्टूडेंट दोनों विषय में फेल है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया से। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आना चाहिए आप लोगों को, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। चलो भाई और देखते हैं। देखो यार, मैं कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता, बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप परीक्षा में थोड़ा भी डाउट महसूस करें। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आपको कतई कहीं पे किसी भी स्थिति में डाउट लगे। आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हूँ, वहाँ पे आपके साथ कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो अब देखो एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पेपर देते टाइम। फार्मूले वाले कॉन्सेप्ट में आपको कभी ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वेन आरेख अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कई बच्चों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर आप वेन आरेख वाला मेथड बताइए, तो मैं उन वेन आरेख वाले बच्चों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस बात का वो लोग बहुत ध्यान दें कि अगर इन केस जो सवाल मैं अब लिखने वाला हूँ, अगर ये सवाल वहाँ पे आए तो वेन आरेख बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि थोड़ी सी गलती आप पे भारी पड़ सकती है। ठीक, तो देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। लिखा हुआ है जैसा कि इन्होंने लिखा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। प्रश्न नंबर 3 है आज का, प्रश्न नंबर 3। बहुत बढ़िया सवाल बताऊंगा, इंतजार करो बस थोड़ा सा। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सर। देखिए इस लिखा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुई। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और 56% गणित में, और 56% गणित में। ठीक, 25% दोनों विषय में फेल हुए। 25% दोनों विषय में फेल हुए। 25% दोनों विषय में क्या हुए भैया, फेल हुए। यदि 414 दोनों विषय में पास हुए, यदि 414 दोनों विषय में पास हुए, ठीक, तो कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र कितने थे। ध्यान दीजिएगा सर, आपको जानकारी है कि आज आपकी फीस जमा करने की लास्ट डेट है। शायद आपको इससे सुनहरा अवसर दोबारा कभी नहीं मिले।
मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में इतनी मिनिमम फीस नहीं रखी है जो फीस इस समय बच्चों को रख रहा हूँ। मात्र 150 रुपये के हिसाब से 4 महीने की फ़ीस 600 रुपये आपको पे करनी है और आपको दिसंबर तक अर्थमेटिक लगातार पढ़ने को मिलेगी। 2 महीने तो आप ऑलरेडी गवा चुके हैं जो स्टूडेंट अभी तक नहीं एडमिशन लिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं वो 2 महीने ऑलरेडी अपने गवा चुके हैं। 2 महीने का कोर्स छूट चुका है, वो तो अब वैसे भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जो अभी बचा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो आपके परीक्षा का बिल्कुल प्राइम कह सकते हैं, एकदम प्रीमियम कोर्स है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, एवरेज, ठीक, और क्या कहते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेंड, बोटेंड, स्टीम और रेस। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक अभी बचे हुए हैं यार। 600 रुपये में क्या लोगे यार? इतना बेहतरीन सिलेबस आपको पढ़ने को शायद कभी इतनी कम फीस में ना मिले। ये चाहे आप ये कह दीजिएगा कि लॉकडाउन का आपके ऊपर उपहार मान लो, चाहे ये कह लीजिएगा कि एक समय की मांग थी इसलिए ये फीस है। 1 सितंबर से आपकी फीस 500 रुपये पर मंथ होगी मेरे बच्चों, पर मंथ। आप ज़रा देखिएगा, ग्राफ देखिए, 4 मंथ 600, 500 पर मंथ। अपने आप आपको लगेगा कि अच्छा है, ठीक, बाकी आपकी इच्छा है। जब आप यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे तब फिर अलग फीस होगी, थोड़ा सा और अच्छी। खैर, वो जैसा आपको उचित लगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा पे है बेटा। कोई हम ज़बरदस्ती तो थोड़ी ना कर सकते हैं आपसे। वैसे भी आपसे मैंने पहले ही कहा, मैं कोई व्यापारिक बातें आपसे करूँगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही बातें समझाऊँगा जो आपके हित में है, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा किसी चीज़ के, नहीं एडमिशन ले ही लो। तुम्हें अच्छा लगे, 100 बार अच्छा लगे तो लो, पूरा भरोसा हो, पूरी शिद्दत से। 2 महीने से जो बच्चा पढ़ रहा है उससे पूछो कि सर आप अपने वादे पे खरे हैं कि नहीं। आपने जो 7 टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें कोई भी चीज़ किसी बच्चे को ऐसी लगी हो कि नहीं सर ने लेवल कम पढ़ाया या अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वो मेरे को कंप्लेन कर सकता है, ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं, बाकी मैं आपको क्या समझाऊँ बेटा, ठीक। और बाकी लाइक तो आप लोग करते ही रहिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है। देखिए फिलहाल सवाल पे आते हैं सर, कुल छात्र कितने थे। देखिए सर, मैंने जैसा कि आपको पहले बताने वाला था वही सवाल आपके सामने ले आया हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। 65 अंग्रेजी में पास, 56% गणित में पास, 25% दोनों विषय में क्या है, फेल हैं। भैया जी डायग्राम गड़बड़ कर जाएगा अगर आपने ध्यान ना दिया। ये फेल हैं और अगर आपने इनको पास में कन्वर्ट किया तो ये 75% आप लिख बैठोगे। और अगर आपने 75 लिख दिया तो बताओ इस डिजिट और इस डिजिट से वो डिजिट कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वेन डायग्राम तहस नहस हो जाएगा। आपको करना क्या है वो देखिए। वैसे ये डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश वाला और ये मैथ वाला। अब ऐसे ही लिखते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में 65% आप पास मानते हो तो जाहिर सी बात है कि उस सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 35% लोग ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। अगर 56% आप किसी विषय में पास मानते हो तो इसका मतलब 44% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से फेल हुए होंगे। क्यों भाई? और बोथ सब्जेक्ट में 25% पहले से फेल बैठे हैं, 25% तो ये फेल बैठे ही हैं। आप ये बताओ, इंग्लिश में फेल 35 हैं और 25% आपके बोथ सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ये अंग्रेजी में भी तो फेल है भैया। ये देखो अंग्रेजी के अंतर्गत भी तो आ रहे हैं। तो बताओ प्योर अंग्रेजी में कितने फेल हैं? 10% शुद्ध तरीके से अंग्रेजी में फेल है। दूसरी तरफ आ जाओ, आपके देखिए गणित में 44 फेल दिख रहे हैं और 25 फेल यहाँ पे पहले से बैठे हैं। 25 फेल यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। अगर आप 44 में से कितना हटा लो भैया? 25 हटा लो। अगर 44 में से कितना हटा लो? 25 हटा लो। तो जैसे ही आप 44 में आप 25 हटाओगे तो यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, मतलब 19% कैंडिडेट आपके ऐसे बच जाएंगे जो प्योर मैथ में फेल हैं। अब भैया अंग्रेजी में फेल कितने हैं? इंग्लिश में आपके 10%। मैथ में कितने फेल हैं आपके? 19%।
बोथ सब्जेक्ट में आपके कितने फेल हैं कंप्लीट वाले? 25%। ओवरऑल फेल की काउंटिंग देखो, 10 और 29 हो गए, 29 और 25 जैसे ही जोड़ेंगे 25 25 50 और 4 54। तो बताइए भैया 54% कैंडिडेट आपको दूर से ही दिख रहे होंगे कि ये शुद्ध तरीके से कैसे हैं, फेल हैं। ठीक, फेल वालों की काउंटिंग हो गई। अब अगर आपके फेल वालों की काउंटिंग हो गई है तो अब आप पास वालों की काउंटिंग निकाल सकते हैं। 100% में से देखो ये भैया एक और विषय वाले फेल हटा दिए, मतलब इंग्लिश वाले भी हटा दिए, ये भाई सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं और ये डबल सब्जेक्ट वाले, कुल मिला के सारे फेल वाले हट गए। तो जब 54% बिल्कुल फेल वाले हट गए तो अब आपके पास शुद्ध 46% लोग क्या हैं, पास। तुम्हारे हिसाब से 46% की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 414। ठीक, 23 से काटो, 23 दूनी 46, 23 से काटिएगा भैया जी, 23 एकम 23 और यहाँ पे कितना काटेंगे भैया, 8 बार। ठीक, और 2 से काटो 9 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 1 की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको बताना क्या है भैया जी, कह रखा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 900। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं फार्मूले की। देखो फार्मूला कितने आराम से लग जाएगा, उसमें भी सावधानी रखनी पड़ेगी भैया जी। क्या इंग्लिश वाले कितने 35% फेल हैं, मैथ वाले कितने फेल हैं आपके, 44% फेल हैं, और बोथ सब्जेक्ट में आपके कितने फेल हैं बेटा, 25% फेल हैं। अच्छा ये बताओ, पहले से दिमाग लगा लो यार, ये 25 वो लोग हैं जो यहाँ पे भी होंगे फेल, ये यहाँ पे भी फेल होंगे। ठीक, तो ऐसा करो, अगर इंग्लिश और मैथ के फेल वाले जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 79% फेल हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इन 25 को आपने इसमें भी गिन लिया, इसमें भी गिन लिया, आप 25 को 2 बार गिन गए, तो 25 एक बार कम कर लो, तो 25% अगर आप कम करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ये आपका 5 आएगा, 54% आपके शुद्ध फेल आ गए। ठीक, शुद्ध 54% फेल हैं, मतलब 100% में से अगर फेल वाले लोगों को हटा दिया जाए तो आपके 46% पास वाले बचे, जिन 46 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 414। इसकी वैल्यू 414 दे रखी है। 46 से काटो, कितने बार कटेगा, 9 बार। कितने बार, 9 बार। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 9 मिली। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी आ गई है, 900। बताइएगा समझ आ रहे हैं? मैं जानता हूँ मोस्टली बच्चों को ये वाला तरीका ज़्यादा इजी लग रहा होगा, कई लोगों को ये वाला भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कई बच्चों को ऐसा भी होगा कि जिनको ये वाला मेथड भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों मेथड को देखते रहिएगा, दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपके लिए मैंने अभी बताया कि जब कंडीशन 3 में 4 में पहुंचती है तो फिर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो कई बार वेन आरेख आराम से बन जाता है। ये कंडीशन सोचने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक, फिलहाल एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपको बताएंगे, बहुत बढ़िया सवाल। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो भाई बहुत अच्छी बात। प्रश्न नंबर 4 देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, आप लोग केवल आराम से देखिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से सारे सवालों को देखते जाइएगा, अगर कहीं कोई डाउट आए तो आप बेझिझक में बताइएगा भाई। ठीक, खैर अगले सवाल पे थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां पर देखिएगा भाई, लिखा हुआ है भाई, एक परीक्षा में 35% एक विषय में असफल होते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। प्रश्न नंबर 4, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में असफल होते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में असफल होते हैं। बहुत ध्यान देना, बड़े आराम से। इसमें केवल मैं आपको वेन डायग्राम ही बताऊंगा, बाकी वो वाला मेथड आप वहाँ पे अगर लगाएंगे तो गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, तथा
42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, ठीक, जबकि 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। जबकि 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। ध्यान दीजिएगा इसे। लिखा है अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, ठीक, तो कितने विद्यार्थी केवल और केवल एक विषय में सफल हुए, केवल और केवल एक विषय में सफल हुए, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं सभी लोग बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना सर। देखिएगा क्या किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझिए। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में असफल होते हैं तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। अगर 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं तो कितने विद्यार्थी केवल और केवल एक विषय में सफल हुए। तो जब भी कभी ये केवल और केवल वाली कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा भैया जी, ध्यान से समझे ना, बड़े आराम से समझ आएगा भैया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है भाई, ये फर्स्ट सब्जेक्ट बता देते हैं या सेकंड सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक। और दोनों विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 15% लिखा हुआ है, जब हाँ ठीक 15% आपके दोनों विषय में असफल हैं, तो ये 15% आपने दोनों विषय में असफल कर दिए, ठीक। अच्छा ये बताओ, अब आपसे कह रखा है कि यहाँ पे 35% छात्र आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में असफल हैं। अच्छा ये एक बात बताओ, सोचो भैया कि 35% अगर यहाँ पे असफल हैं तो सोचने वाली बात ये है कि ये 15 जो दोनों में असफल हैं ये 35 के अंदर भी गिने गए होंगे। तो अगर आप देखें कि 35 में से 15 हटा लो तो ये 20% आप कह सकते हो कि ये 20% केवल यहीं पे फेल है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? केवल ये फर्स्ट सब्जेक्ट के फेल है। अच्छा भैया जी, अगर दूसरे सब्जेक्ट में 42% कैंडिडेट आपके फेल हैं तो 15% हटा के बात करो, तो 15% अगर हटा दोगे तो बचे कितने? 27%। तो ये 27% वो कैंडिडेट हैं जो केवल सेकंड सब्जेक्ट में फेल हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें केवल और केवल एक विषय में पास वाले बताने हैं। अब आप थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस का उपयोग कर लो तो मज़ा आ जाएगा। एक बात बताओ बेटा, ये 20% केवल और केवल यही तो फेल है। सोचो, जब ये केवल और केवल यही फेल हैं, सब्जेक्ट कितने हैं? 2। सब्जेक्ट कितने हैं? 2। और ये केवल यही फेल हैं, तो इसका मतलब ये 20% ऐसे लोग हैं जो आपके सेकंड सब्जेक्ट में पक्का पास हुए होंगे। क्योंकि ये केवल जब फर्स्ट सब्जेक्ट में ही फेल हैं तो इसका मतलब फिर ये सेकंड सब्जेक्ट में पास हुए। अच्छा ध्यान दो, ये 27% वो कैंडिडेट हैं
ये 27% वो कैंडिडेट हैं जो आपके केवल सेकेंड सब्जेक्ट में फेल। अच्छा भैया विषय का है 2, ये फेल केवल कहाँ है, यहीं पे फेल है। अब जब ये केवल यहीं फेल हैं तो इसका मतलब ये 27% आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। तो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट में पास वाले कितने हो गए, 27 हो गए। केवल सेकंड सब्जेक्ट में पास वाले कितने हो गए, 20 हो गए। ये एक सब्जेक्ट वाले ये पास हैं, एक सब्जेक्ट में ये पास हैं, तो 47% आपके सिंगल सब्जेक्ट में पास निकल आए। ठीक, स्टूडेंट कितने हैं, 2500, और 2500 में सिंगल सब्जेक्ट वाले कितने हैं, 47। 2500 का 47%, 47/100। 0 0 का 2, 25 7 175 का 5 हासिल लगा कितना, 17। 2500 का 100 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1175। तो 1175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कृपया इस प्रश्न को दोबारा से देख लेना, ताकि आपको कहीं कोई डाउट कोई संदेह ना रह जाए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, केवल और केवल एक सब्जेक्ट में अगर कभी कोई बात करता है तो आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताएं, ताकि मैं आपके हर समस्या का समाधान कर सकूं और बढ़िया तरीके से आपको एक एक सवाल का सॉल्यूशन समझा सकूं। चलिएगा भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और अब हम आपको एक प्रश्न ऐसा समझाते हैं जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट की बात करता है। चलिए भाई, 3 सब्जेक्ट वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। एक आध प्रश्न 3 सब्जेक्ट वाला भी हो जाए तो थोड़ा सा और अच्छा आपको लगने लगेगा, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार, अब थोड़ा सा काम हो रहा है, हाथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, एक क्वेश्चन में आपको 3 सब्जेक्ट वाला समझाता हूँ। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत हमें बताइएगा। ठीक, इसके मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। आप कहोगे वेन डायग्राम बता दो, मैं वेन डायग्राम बता दूंगा। आप कहोगे कि बिना वेन डायग्राम के बता दो, मैं बिना वेन डायग्राम के बता दूंगा। दोनों बता दूंगा भैया। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, लिखा है एक परीक्षा में 20% छात्र फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल हुए। एक परीक्षा में 20% छात्र, सवाल नंबर 5। एक परीक्षा में 20% छात्र, एक परीक्षा में 20% छात्र, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन में न जाने कितनी किताबों को जब मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, तब कहीं प्रश्न इतने कलेक्ट कर पाता हूँ। और आप लोग अगर इन प्रश्नों पे मेहनत करो तो भैया बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। मैं इतने मेहनत करके इतनी ना जाने कितने पब्लिकेशन की किताबें खरीद के लाता हूँ, उनमें ये क्वेश्चन छांटता हूँ, हाँ ये मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए, तभी मज़ा आएगा। एक परीक्षा में 20% छात्र पहले विषय में फेल हुए। ठीक, 15% दूसरे विषय में फेल हुए। 15% दूसरे विषय में फेल हुए। ठीक, तथा 25% तीसरे विषय में फेल हुए। तथा 25% तीसरे विषय में फेल हुए। ठीक, अब यहां पर क्या कह रखा है भैया, जो लिखा है यदि 5% छात्र पहले और दूसरे विषय में फेल हुए, यदि 5% छात्र पहले
और दूसरे विषय में फेल हुए, ठीक। 10% छात्र दूसरे और तीसरे विषय में फेल हुए। 10% छात्र दूसरे और तीसरे विषय में फेल हुए, तीसरे विषय में फेल हुए, ठीक। तथा 15% छात्र पहले व तीसरे विषय में फेल हुए, तथा 15% छात्र पहले व तीसरे विषय में फेल हुए, ठीक। यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हों, यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हो, तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक। अब देखिएगा कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। मैं आपको वेन डायग्राम भी बताऊंगा, फार्मूले का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा। आप दोनों को ही बहुत आराम से समझिएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझ पाएँ। कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा है? 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड, थर्ड, जो जहां मानना है आप मान सकते हो, कोई बुराई नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों सब्जेक्ट मान लिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप उस कैंडिडेट को ढूंढो, वो कैंडिडेट ढूंढो जो सब जगह पे फेल है। तो लिखा हुआ है 2% छात्र तीनों विषय में फेल है। फटाक से ये 2% छात्र इन तीनों विषय में फेल करवा दे, फेल हो गया। अब बस याद ये रखते जाना कि बहुत ध्यान से सवाल को लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे डबल सब्जेक्ट वाले बात कर लो। लिखा है 5% छात्र पहले व दूसरे में, ये वाली लाइन पढ़ो। तो ये पहला दूसरा 5%, 2 तो गिन ही चुके, बचे कितने? 3%। अब ये देखो 5 हो गए ना, पहले और दूसरे वाले 5% हो गए कंप्लीट। 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5% कंप्लीट, ठीक। फिर लिखा है कि 10% दूसरे तीसरे में, दूसरे तीसरे का 10% है। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये 2 तो कॉमन है, बचे गए 8, तो ये 8 को आप यहाँ पे रख दो। अब देखो दूसरे और तीसरे में, दूसरे तीसरे का यही तो कॉमन है, दूसरे और तीसरे का, देखो टोटल 10 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ठीक। आगे देखो लिखा है कि 15% छात्र पहले तीसरे में, फर्स्ट थर्ड 15%। ये बताओ 2 तो है ही, 15 में से 2 तो पहले से रखे हैं, कितने बचे? 13। तो 13% ये शुद्ध वाले हो गए, ठीक। अब ये बताओ, आपसे कह रखा है कि पहले विषय में 20% छात्र फेल हैं। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात ये है कि 20% फेल है। पहले विषय के गोले को देखो, 13 ये, 2 ये, 15, 15 3 18, तो 20 में से 18 हो गए, तो बचे कितने? 2%। ये शुद्ध वो वाले हैं जो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट में ही फेल हैं, बाकी कहीं नहीं फेल हैं, केवल और केवल यहीं फेल है, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा कि 15% दूसरे विषय में फेल हैं। दूसरा विषय गिनो, 15 के फेल हैं, 3 2 5, 5 और
5 और 8 13% बन रहे हैं। तो 13% ये यार बन ही रहे हैं और आपके टोटल हैं 15, तो बचे कितने? 2% यहाँ पे फेल है। अच्छा ये बताओ तीसरे सब्जेक्ट में आ जाओ। तीसरे सब्जेक्ट में 25% फेल हैं। तीसरे सब्जेक्ट का गोला ये वाला है, 8 2 10 13 23% हो गए, तो बचे कितने? 2%। बताइएगा सर, पूरा का पूरा बंटवारा हो गया। अब देखो, सबसे पहले देखो, केवल और केवल पहले विषय में 2, दूसरे विषय में 2, तीसरे विषय में 2, एक सब्जेक्ट वाले हो गए 8%। ठीक, फिर ये 2 सब्जेक्ट, ये पहले दूसरे वाले 3 हो गए, ये दूसरे तीसरे वाले 8 हो गए, और ये पहले तीसरे वाले 13 हो गए। इनको आप अलग काउंट करो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो 2% ये वो हैं जो सारे सब्जेक्ट वाले हैं। चलो काउंट करो, 8 2 10, 8 2 10, और 10 और 8 18, और 13 और 3 कितने हो गए? 26। तो 26 और 26, 13 और 3 16 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। 18 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो 18 16 8 6 14, 34% आपके कैसे बन गए भैया जी? 34%, सॉरी एक बार दोबारा से जोड़ लो। 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 2 कितने हो गए? 21। 21, और यहाँ पर कहीं पे देख लीजिएगा, कहीं पे कोई गलत काउंटिंग ना हुई हो, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे कोई गलत काउंटिंग अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। 2 2 4 2 6, अच्छा ये 6% हैं, 6% है। अब देखो भाई, यहाँ पे 6 3 9 9 8 17, 17 और 13 30 2 32, 32% आपके हिसाब से टोटल ये कैसे हैं? शुद्ध फेल हैं। ये शुद्ध क्या हैं? फेल। शुद्ध फेल आपके 32% हो गए। अब आपके यार ये बताओ, इन्होंने पूछा क्या है कि पास वाले बताओ, कि जो केवल पास हैं, फेल वाले से नहीं मतलब है। तो भैया ये सिंगल सब्जेक्ट वाले फेल, ये डबल सब्जेक्ट वाले फेल, ये ट्रिपल सब्जेक्ट वाले फेल, सबको निकाल के 32% बन रहा है। तो अगर सब मिला के फेल 32% है, तो बताइए भैया पास कितने बचे? 68% लोग आपके कैसे हो गए? पास हो गए। बताइए कि सर आपको वेन डायग्राम समझ में आया? बहुत आराम से आप वेन डायग्राम समझ लीजिएगा, बड़े रिलैक्स होके, बड़े कूल होके समझिएगा, ताकि आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाए, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं बेटा किसी प्रश्न को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपके कमेंट पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और क्लास लगातार पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बेटा बहुत सारे सवालों का सॉल्यूशन देना है। तो आप अगर चाहें तो इसको दोबारा से फिर से देख सकते हैं। ठीक, केवल यहाँ पे याद रखना है, वो गलती से मैंने 8 रख दिया, तो बाकी पूरा ग्राफ सही बना हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 2 2 4 2 6, ठीक, फिर ये 3 8 13, ये देखो 3 8 13, और ये वाले 2 सबको उठा के जोड़ो, 32% बनेगा। ठीक, 32 फेल हैं, 100 में से 32 फेल अलग कर दो, 68 आपके कैसे हो गए? पास हो गए। ठीक, अब जैसे कुछ बच्चों की इच्छा ये भी है कि विदाउट वेन डायग्राम अगर हम सर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? बिना वेन डायग्राम के आप कैसे सोचेंगे? देखो भाई, उसमें भी आपको पूरी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट वाले लिख लो, फर्स्ट सेकंड वाले लिख लो, थर्ड वाले लिख लो, फर्स्ट प्लस सेकंड लिखो। इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं बच्चों को मना कर देता हूँ कि वेन डायग्राम बना लो, ज़्यादा अच्छा है। थर्ड प्लस फर्स्ट लिख लो, ठीक, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वाले भी लिख दो। सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब बनेगा सवाल। कैसे? यहाँ पे देखो 20% फेल, यहाँ पे 15% फेल, यहाँ पे 25% फेल, ये आपके कितने 5% फेल, ये आपके 10% फेल, ये आपके कितने 15% फेल, ये आपके 2% फेल। अब एक बात बता दो, बड़े आराम से सोचो सर, बड़े मज़ा आएगा सर समझने में। एक बात बताओ, बहुत ही लॉजिकली सोचना यार। यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं यार। ये वाले जो 2% फेल हैं,
इनकी काउंटिंग आपने यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है। तो आप इन 2% को यहाँ से अलग करो। 3% शुद्ध यहीं फेल है, ये दो अलग करो। 8% शुद्ध इसमें फेल है, इसमें अलग करो। 13% शुद्ध इसमें फेल है। बताइएगा बात समझ में आई? बहुत आराम से समझिएगा। ये वो शुद्ध परसेंट है फेल का जो आपके बिल्कुल यहीं पे फेल है। अब देखिएगा सर ये परसेंट आपको समझ में आया? अब देखिएगा, अब आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट वाले फेल कितने हो गए? 3%, इधर 8%, ये 13%, ये 2%। अब आपको वो वाले कैंडिडेट छांटने हैं, वो वाले कैंडिडेट छांटने हैं जो आपके केवल और केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ कितने हैं? 13 हैं। तो 3 और 13 16। फर्स्ट सब्जेक्ट के यहाँ पे भी हैं 2, 18। तो अगर 18 कैंडिडेट आप इसमें से अलग करोगे तो केवल और केवल यहाँ पे 2% फेल हो गए कि नहीं हो गए? दोबारा सुन लो। फर्स्ट वाले यहाँ 3, फर्स्ट वाले यहाँ 13 और फर्स्ट वाले यहाँ 2। ठीक, टोटल ये वाले काउंटिंग तो आप पहले से कर चुके हो। ठीक, अब ये बताओ सेकंड वाले यहाँ 3 हैं, सेकंड वाले यहाँ 8 हैं, 11 हो गए। और सेकंड वाले यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो 11 और 2 13 हो गए। तो अगर 13% यहाँ से अलग करोगे तो सेकंड वाले हटा दो सब, जो ये डबल वाले हैं, डबल ट्रिपल सब हटा दिए। तो डबल ट्रिपल में जहाँ जहाँ हटा दिए तो केवल शुद्ध बचे 2%। ठीक, अब देखो डबलिंग वाले में जो थर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 8 आते हैं, 13 यहाँ आते हैं, 8 13 21 और ये 2 23। अगर ये 23 हटा दें तो बचे कितने? 2%। अब केवल बता दो, एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और ये 3 सब्जेक्ट। तो टोटल देखो यहाँ पे फेल वाले की काउंटिंग 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 9 8 17 13, 17 और 13 कितना हो गया बच्चों? 17 13 30 और 2 32। तो 32% तो आपके फेल वाले हो गए। ठीक, 100 में से 32 हटा दो तो 68% आपके कैसे हो गए? पास हो गए। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि अगर आप थोड़ा कहीं पे भूल गए, अगर थोड़ा कहीं पे कोई डिजिट रखना भूल गए तो ये सवाल आपके लिए बहुत महाकाल बन जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि जब 3 स्टेप या 4 स्टेप का कभी कोई सवाल आए तो वैसे 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर कोई ज़्यादा सवाल आए तो फिर आप उसे वेन डायग्राम के माध्यम से लगाना, ताकि आप आराम से उस सवाल को लगा सको। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इस तरीके के समुच्चय वाले प्रश्न होंगे वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ और ध्यान से आप उस नए कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, आप मुझे तुरंत बताइए ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत कर सकूँ। ठीक है, चलिए भाई। थकान बिल्कुल मत महसूस करिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये भी सोचिएगा फिर मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ, मैं कौन सा आराम कर रहा हूँ, मैं भी तो लगातार आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल थकान मत महसूस करिएगा, मेहनत के साथ लगे रहिएगा मेरे साथ और मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल समझाऊंगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा सर, एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आप लोगों के लिए फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल एक आपके लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत खैर खासकर पसंद है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए लगाने के लिए दे रहा हूँ और ये सवाल आपको वेन डायग्राम से नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे सर वेन डायग्राम से नहीं लगेगा, लेकिन आप दे रहे हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए लगाने के लिए दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगली क्लास में, क्लास नंबर 8 में कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। और मैं आप सभी से ये बोलूँगा कि अगर आप सभी सवाल इस सवाल का आंसर निकालते हैं, मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, ये क्लास के अंदर मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। भूपेंद्र जी, शशि जी, ये जितने भी स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इसमें मेरे पढ़ रहे हैं, विकास जी, जितने भी बच्चे, ज्ञानदीप वगैरह, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये क्लास में सवाल मैं बेटा पहले पढ़ा चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये सवाल दे रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस सवाल को लगा सकते हैं और कितने बच्चों को ये सवाल अभी तक याद है। ठीक,
चलेगा। एक बार आप लोग इस सवाल को प्रयास करेंगे, मैं सवाल बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, आप इस सवाल को घर से लगाएंगे। थोड़ा सा ये HW मान सकते हैं, होमवर्क मान सकते हैं, लिखेगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% घरों में रेडियो ठीक, 75% घरों में टीवी, 75% घरों में टीवी, तथा 25% घरों में VCR है, तथा 25% घरों में ये वाला ज़माना भी एक बेहतरीन ज़माना था, एक टाइम पे गाँव में लगा करता था। अब आज की जनरेशन को तो ये याद भी नहीं होगा, जो मतलब अब नई जनरेशन आ रही जो अभी हाई स्कूल एंटर कर रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा भी पुराना समय जिन्होंने देखा होगा, एक टाइम पे गाँव में लगा करता था, बड़ी फील्ड ढूंढी जाती थी, गाँव का पूरा गाँव बैठा था देखता था। हमारे यहाँ मेले में भी लगता था। वो बात एक अलग की है कि हमारे पापा कभी नहीं हमको जाने देते थे, पकड़ के पेलते थे, ठीक। देखो तभी मास्टर बना डाले अपने जैसा। अब देखो भाई क्या लिखा है, 25% घरों में क्या है भाई, VCR है। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं, केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं, ठीक। अब देखना ये खतरनाक बातें करेंगे। प्रत्येक VCR रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है। प्रत्येक, यहाँ तक बच्चा वेन डायग्राम लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वेन डायग्राम में हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। आप लगाने का प्रयास करें, मैं आपको स्वतंत्र कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें आंसर देना है दो। प्रत्येक VCR रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है। प्रत्येक VCR रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है, ठीक। 15% व्यक्तियों के पास रेडियो तथा टीवी दोनों हैं। 15% व्यक्तियों के पास 15% व्यक्तियों के पास रेडियो तथा टीवी दोनों हैं। रेडियो तथा टीवी दोनों हैं, ठीक। यदि 25% घरों में केवल रेडियो है, यदि 25% घरों में केवल रेडियो है, तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? तो कितने प्रतिशत घरों में, कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर ज़रूर निकालें, और जो लोग आंसर निकालें अगर वो चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप पे हमको सेंड कर सकते हैं इसका आंसर।
8563048532। ये कतई ना समझना कि ये कोई बहुत कठिन या बहुत कठिन प्रश्न है इसलिए सर हमको दे रहे हैं। अरे नालायक, जो प्रश्न पहले इसके समझाया है उसी का केवल सगा भाई मान लेना और वैसे ही लगा लेना, आप आराम से लगा पाओगे। आप लोग चाहें तो आंसर मुझे अगली क्लास में दे सकते हैं, या जिनको क्या होता है कई बच्चों को आंसर निकालने के बाद खलबली नहीं मच जाती, अरे यार आंसर आ गया सर को देते हैं। और ये देखो, मैं आपको वहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है, ये आंसर मैं आपको अगली क्लास में, मतलब क्लास नंबर 8 में ही आपको आंसर मिलेगा इसका मुझसे, ठीक। तब तक आप लोग इस सवाल को बहुत मेहनत के साथ लगाइएगा और अगली क्लास में हमको आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, और हाँ, फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, बार बार आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, लास्ट डेट है, आज के बाद आप लोगों की फ़ीस बहुत महंगी हो जाएगी आपके इस फीस के रिस्पेक्ट में। इस समय केवल मात्र आपको 600 रुपये में 4 मंथ्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। फिर आगे आपका 1 सितंबर से आपकी ये फ़ीस जो होगी, 1 सितंबर से मेरे प्यारे बच्चों ये फ़ीस आपकी 500 रुपये पर मंथ हो जाएगी। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, शायद इतनी सस्ती फीस में आपको दोबारा पढ़ने का अवसर ना मिले, तो जो भी बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए वो फटाफट एडमिशन ले लें, ठीक। चलिए खैर, हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर और बहुत ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत यहाँ पर मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करवा दूंगा और एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक। चलिएगा, अब अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे पहले एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वेन आरेख आपका समुच्चय का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, मतलब आप कह सकते हैं आज की क्लास का एक अध्याय समाप्त हुआ, अगला अध्याय शुरू हो रहा है। तो आप लोग सभी लोग शंख और घंटी बजा सकते हैं और अगले अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए फिलहाल सवाल नंबर आपका क्या है भाई, 7वां, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 किस तरीके से लगेगा, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत आसान सी कहानी है, बहुत आसान सी कहानी, सर मज़ा आएगा। आधे से ज़्यादा लोग ये कहानी हमसे पहले भी सुन चुके हैं। लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए। ठीक, वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करो। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझाना चाहूँगा, कुल प्राप्तांक का अर्थ होता है बच्चों पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक आपसे पूछ रहा है, कैसे लगाओगे? बड़े आराम से सोचना। मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी बहुत भयंकर सवाल पढ़ के आए हो, थोड़ा दिमाग डिप्रेशन में आ गया होगा। आराम से सोचो भाई, बहुत 2 कौड़ी का सवाल है। एक लड़का 40% अंक अगर पाएगा तो पास हो जाएगा, और लड़के को अंक मिले हैं 178, कह रहा है ये लड़का 22 नंबर से फेल हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि 178 नंबर लाया है, लेकिन ये लड़का अभी पास नहीं हुआ है। क्यों पास नहीं हुआ है? क्योंकि ये 22 अंकों से फेल हो गया है। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसको 22 अंक दे दूं, अगर मैं इसको 22 अंक दे दूं तो ये लड़का पास हो जाएगा। 22 अंक मिलते ही इसका टोटल अंकों का स्कोर हो जाएगा 200 अंक, हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारे हिसाब से अब ये लड़का पास हो गया। जैसे ही ये लड़का पास हुआ तो इसका स्कोर उस समय कितना होगा? 40%।
क्योंकि उत्तीर्ण होने वाले के 40% नंबर होते हैं। तो बताओ 40% बराबर यहाँ पर आप 200 नंबर लिख सकते हो। 4 पंचे 20 मतलब 1% की वैल्यू यहाँ पे 5 अंक लिख सकते हो। 100% की वैल्यू कितनी बन सकती है? 500। बताइएगा समझ आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो, ताकि आपको दोबारा से समझा दूँ तो बढ़िया तरीके से दोबारा समझ जाए। देखो अब जल्दी जल्दी समझो भैया। एक लड़का 178 अंक पाया है, वह लड़का 22 अंकों से फेल हो गया है, और पास होने के लिए जो परसेंट का स्कोर है वो 40% है। मतलब जो लड़का 40% नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये लड़का 178 पाया है, क्या पास है? नहीं पास है। कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए? 22। जैसे ही बेटा इसको 22 नंबर दोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। 40% की वैल्यू बेटा यहाँ पर आपकी होगी 200। 4 पंचे 20 मतलब 1% की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 500। बताइएगा समझ आ रहा? बहुत आसान सवाल था। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। धीरे धीरे इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे सवालों की तरफ ले जाऊंगा, इसलिए आराम से पढ़िएगा सर, एक एक सवाल बढ़िया है। देखते हैं भैया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 8 आप देखिएगा सर। धीरे धीरे करके प्रश्नों को कठिन करने का एक अलग मजा है सर। ठीक, प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो प्रश्न नंबर 8 में इन्होंने बहुत छोटी सी कहानी दे रखी है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसने कुल 25% अंक प्राप्त की। उसने कुल 25% अंक प्राप्त किए। और वह 40 अंकों से फेल हो गया। और वह 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक, 40 अंकों से क्या हो गया भाई? फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात करो। आराम से समझिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, ताकि आपको बहुत आराम से सारे प्रश्न समझ में आ जाए। तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूँ, फिर आप लोगों को ये प्रश्न का सॉल्यूशन देता हूँ। आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, आप लोगों ने इस सवाल को देख लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। ध्यान दीजिए भाई। लिखा है एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसने 25% अंक पाए। चाहिए कितने थे? 33। पाया कितना? 25। 40 नंबर से फेल हो गया। अब सोचो, 30% रिक्वायरमेंट है, 25% नंबर आए हैं, 40 नंबर से फेल हो गया। अच्छा सोचो कि अगर मैं इसे 40 अंक दे दूं तो अब ये लड़का पास हो जाएगा, और जैसे ही पास हो जाएगा तो इसका मतलब जो रिक्वायर थी वो पूरी हो गई, जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। अच्छा ये बताओ, परसेंट को इस तरफ लाओ तो 5% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 40। तो आप देख सकते हो ये 40 क्या हैं? अंक। मतलब 1% की वैल्यू कितने अंक? 8 अंक। फिलहाल पूछा गया है क्या? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक होता है भैया 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 800 अंक। और क्या पूछा है भाई? परीक्षा का उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या है भाई? 30%।
30% नंबर, सॉरी यहाँ पे जरा एक सेकंड धैर्य रखो, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, उसको देख लो, दोबारा से देख लो भाई, दोबारा से देख लो, गुस्सा मत हो आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 33% है भाई, रिक्वायरमेंट 33% की, तो ये 25 जब इधर आएगा तो बचेगा कितना भाई 8%। तो 8% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई 40 अंक है, ठीक 40 अंक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा 40 अंक हो गए, तो 1% की वैल्यू कितने अंक बने 5 अंक बने। तो आप अगर यहाँ पर पूर्णांक निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी बन जाएगी 500। ये 500 क्या हो गया पूर्णांक हो गया। इन्होंने और क्या पूछा है उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक कितना है 33, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, मतलब अगर आप 33% की वैल्यू निकालेंगे तो 165 अंक, मतलब पास होने के लिए चाहिए 165 और पूर्णांक कितना है भाई 500 अंकों का। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सवाल फिर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत मेरे को बता सकते हैं, सर हमें ये डाउट हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिएगा इसी प्रश्न को थोड़ा सा और अपडेट किया गया है, क्या बनाया गया इसको भी समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, किंतु वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 18 अंकों से क्या हो जाता है भाई अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, उसके अंक उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। उत्तीर्णांक से कितने अधिक थे 18 अधिक थे। प्रश्न में पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक, ठीक, परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, केवल ध्यान देते जाइएगा, बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पिछला सवाल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई गलत सवाल लिख गया होगा उसमें। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है
जो 36% अंक प्राप्त करता है उसके अंक उत्तीर्णांक से, मतलब जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे कितने ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। तो प्रश्न किया गया कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो तथा पास होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। जरा ध्यान दीजिए, आप लॉजिकली सोचो, ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है। आप ये सोचो कि ये लड़का 30% नंबर पाया है और ये 18 नंबर से फेल हो गया है। तो सोचो अगर मैं इस लड़के को 18 नंबर दे दूं तो ये लड़का पास हो जाएगा। एक दूसरा लड़का है, उसके बेटा 36% नंबर हैं। अच्छा, इसके जो नंबर हैं पास होने के लिए जितने नंबर इसे चाहिए उससे 18 ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस लड़के से 18 नंबर ले भी लूँ तो ये फेल नहीं होगा, ये पास भर रह जाएगा। सोचो, ये लड़का पास हो जाएगा, ये पास भर रह जाएगा। अब ये बताओ, दोनों लोग केवल ये भी पास ये भी पास, अब पास पास हो गए। ठीक, अब जब पास पास हो गए तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो बताओ, ये 18 जब 18 में जुड़े आएंगे तो 36 अंक हो गए, ये अंक हो गए। और ये बताओ 36% में 30% गए तो 6% आ गए। 6% की वैल्यू 36 अंक, 1% की वैल्यू कितने अंक, 6 अंक आ गए। 1% की वैल्यू 6 अंक आ गए। फिलहाल परीक्षा का पूर्णांक मुझे अगर बताना हो तो पूर्णांक होता है 100% का। तो पूर्णांक अगर आप बताएंगे तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 600। बताइए, समझ आए। अब बात कर लेते हैं पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में ये लड़के को देखूं, पूरी स्थिति को, 30% नंबर लाएगा तो पास नहीं होगा, लेकिन अगर 18 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 6 नंबर में 1% है, 6 नंबर में 1% है, तो 18 नंबर में बताओ 3% कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। मतलब पास होने के लिए 30% ये चाहिए, 3% वो चाहिए, तो पास होने के लिए तुम्हें कितने % नंबर चाहिए, 33%। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं आपको किसी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप अच्छी तरीके से ये सवाल समझ लीजिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, फिलहाल बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल देखते हैं और आप लोग ध्यान से उस सवाल को देखिएगा और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप हमें बताइएगा। चलिएगा देखते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग केवल ध्यान से इस सवाल को देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन किसी प्रकार से ना हो। ध्यान दीजिएगा सर। प्रश्न नंबर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कितना, 10। प्रश्न नंबर 10 देखो भाई, प्रश्न नंबर 10 क्या है। कोई टेंशन, कोई शिकवा, कोई शिकायत अगर आपको है हमसे तो बेहिचक बताना सर, डरना वरना नहीं, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना सर। देखो एक चीज़ समझ लो, चाहे एक टीचर हो चाहे एक छात्र, दोनों लोगों को एक चीज़ के लिए बहुत तैयार रहना चाहिए, अपनी कमियां ढूंढने के लिए। हमेशा एक लगातार ये प्रयास में अगर दोनों लोग बने रहेंगे, एक छात्र और एक अध्यापक, कि यार मेरे अंदर कहाँ कमी है, तो फिर ये हमेशा बेहतर बनते रहेंगे। लेकिन जिस दिन टीचर या स्टूडेंट को ऐसा लगने लगा कि वो अपने आप में बेस्ट है, जैसे नहीं कई टीचर लोग अपने नाम के आगे विजार्ड लगवा देते हैं, विजार्ड ऑफ मैथ, लीजेंड, अपने आप में वो अपने आप को स्पेशल घोषित कर देते हैं, तो मैं जान जाता हूँ कि ये टीचर फिर अब आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इसने अपने आप में ये महसूस कर लिया है कि अपने आप में पूरा हो चुका है। और मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है, अगर मैं सिवाय सरस्वती को छोड़ दूँ, अगर माँ सरस्वती को छोड़ दिया जाए, शिक्षा की देवी को छोड़ दिया जाए, तो क्या कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण कह सकता है कि वो पूर्ण ज्ञाता है किसी विषय का? कोई भी व्यक्ति अपने विषय का कभी पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता है, चाहे वो मरते मर जाए। हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा बना रहता है। तो आपको हमेशा अपने अंदर कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढते रहना है, लगातार सुधार करते रहना, सुधार करते रहना, सुधार करते रहना। तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे और तभी आप एक अच्छे छात्र कहलाएंगे। सिलेक्शन एक बहुत नॉर्मल कड़ी हो जाएगी सर,
जिस दिन ये बात आपके अंदर आ गई कि यार हमें हमेशा निरंतर अपने आप को बढ़िया करना है, अच्छा करना है सर, सिलेक्शन कब मिल जाएगा ये अच्छे बनाने के चक्कर में पता ही नहीं चलेगा कब आप अच्छे बन गए, कब सिलेक्शन मिल चुका है। क्या सिलेक्शन इस बात का प्रमाण है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है इसका मतलब उसको पूरी मैथ आती है? कोई बताए। सिलेक्शन इस बात का प्रमाण है, जैसा चलो सपोज करो कोई लड़का इनकम टैक्स में सेलेक्ट हो गया, तो ये इनकम टैक्स में सेलेक्ट होना इस बात का पूर्ण प्रमाण पत्र है कि उसे मैथ के सारे सवाल आ ही जाएंगे। मैं उस बच्चे की भी बात करता हूं जो सीजीएल के पेपर में 200 मार्क्स लेके आ रहा है, 200 ऑफ 200 लेके आ रहा है। क्या इस बात का ये प्रमाण है कि ये लड़का अपने आप में मैथ का पूरा ज्ञाता है? क्या ये कह सकता है पूरे कॉन्फिडेंस से कि आप कोई भी सवाल की बात करो मेरे को हर सवाल आता है? नहीं कह सकता। ये उसका संयोग था, ये उसके जीवन का एक कोइंसिडेंस था कि परीक्षा में जो सवाल इसके सामने आए आधे से ज़्यादा इसको उत्तर पहले से रटे हुए थे। अन्यथा कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है कि 120 मिनट के अंदर 100 प्रश्नों को हल करे और हल करके उनका ऑप्शन टिक करे, क्योंकि कंप्यूटर परीक्षा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं 100 प्रश्न को टिक करने के लिए हर प्रश्न में आप 6 सेकंड का गुणा तो कर ही लीजिएगा बिल्कुल आराम से, केवल टिक करने के लिए। तो आपके ये 600 सेकंड तो बेटा ऐसे ही चले गए, केवल और केवल क्लिक करने में, केवल एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में ट्रांसफर होने में, केवल इतना। फिर इसके बाद कितना समय इधर उधर जाता है मैं जानता हूँ आपको। तो ये समझ लीजिएगा कि वो केवल एक संयोग होता है कि वो पूरे के पूरे प्रश्न उसके वैसे फंस गए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद थे, तो उसके 200 नंबर आ गए। ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये एक बेहतर स्टूडेंट है। लेकिन अगर ये इस बात को कहता है कि इसको सब कुछ आता है तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ठीक, तो खैर वो बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा छात्र हमेशा अपने आप में सुधार करता रहता है, चीज़ों को बेहतर बनाता रहता है, तभी वो अपने आप में अच्छा कहलाता है। ठीक, कोई अपने आप में पूर्ण तब भी नहीं कहलाता है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये गलतफहमियाँ कभी कभी हो जाती हैं, कई अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको ये गलतफहमियाँ हो जाती हैं। तो ये गलतफहमी आप में से कोई ना पाले, ताकि आप में सुधार बना रहे, आप एक अच्छे व्यक्ति हमेशा बने रहें। फिलहाल अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। और रवि को रवि भैया ऐसे लिखा हुआ है, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, लिखा है कि रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर
प्राप्तांकों का अंतर 2 है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, केवल आराम से आप लोगों को समझना है, बहुत आराम से आपको ये प्रश्न समझ आएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करो, एक एक इंडिविजुअल बात करो। हरी ने 80% में से 8 नंबर कम पाए, इसमें ऐसे लिखो तभी समझ आएगा सर। और दूसरा यहाँ पर रवि के बारे में लिखा गया है कि रवि ने 70% में से 5 अंक ज़्यादा पाए, +5 अंक, ऐसे लिखो। और कह रहा है इनके और इनके अंकों का अंतर दिया गया है कितना भाई, 2 दिया गया है। तो देखो अंतर निकालो, तो कैसे निकालोगे, 80% -8 अंक, ऐसे माइनस रवि के अंक, 70% +5 अंक, ऐसे लिखा, और बराबर कितने अंक, 2 अंक, ठीक, ऐसे लिखा। अब देखो 80% में 70% गया, क्या बचा, 10%। ये माइनस इसे माइनस बना देगा, -5 -8 माइनस के 13 अंक उधर गए तो कितने बन गए, 15 अंक, बराबर 15 अंक। बताइएगा बात समझ में आ रही, मतलब 10% की वैल्यू कितने अंक है, 15 अंक। हमें बेटा किसके अंक चाहिए भैया, हमें चाहिए रवि के अंक। तो बताओ रवि के अंक 70% +5, तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी है, 15। हम अगर यहाँ पर 70 की वैल्यू चाहते हैं तो 7 का गुणा अगर इधर कर दें, 7 का गुणा इधर कर दें, तो देखो 70 बन रहा है। तो बताओ 70% की वैल्यू बेटा 15 7 105 बन रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70% का मतलब 105 है, मतलब यहाँ पे 105 अंक +5 अंक। तो रवि को टोटल कितने अंक चाहिए, सॉरी 110। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ गई होंगी और कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको, अगर यहाँ पर किसका बेटा पूछता कि हरी के अंक बताओ, तो पहले 80 की वैल्यू बनाते, तो 80 की वैल्यू बनाने के लिए 8 से गुणा करते। आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग इस सवाल को फटाक से नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। एक अंतिम सवाल परीक्षा से रिलेटेड और आप लोगों को समझाएंगे, ध्यान से आप उस सवाल को समझ लीजिएगा। वैसे मैं ये सवाल आपको, जो अगला सवाल बताने वाला हूँ, मैं ये सवाल आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये सवाल समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे बताया है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक। देखो, और खैर कुछ लोगों को याद भी आ जाएगा जैसे ही मैं सवाल लिखूँगा, जिनको नहीं याद आएगा उनको याद दिलाना ज़रूरी हो जाएगा। देखो भाई, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 आज का देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक। और लिखा है ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, ठीक। और क्या लिखा है, बी ने ए से 11 सही 1/9 कम प्राप्त किए। बी ने ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त किए, ठीक। और जबकि सी ने 'ए' तथा 'बी' के कुल अंकों से, 'ए' तथा 'बी' के कुल अंकों से 11 से ही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। 41 सही 3/17 है यहाँ पे, 41 सही
3/17 अंक कम प्राप्त किए। ठीक, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, केवल ध्यान दीजिएगा। और ज्ञात किए करा सी इस पर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए सी इस परीक्षा में, सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं, अथवा नहीं। तो देखो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाओगे, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप बहुत आराम से इस सवाल को समझ पाएँ। और सबसे पहले इस सवाल को समझाने के पहले मैं आपको कुछ परसेंट समझाना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बताओ 10% को आप लोग क्या बोलते हो? तो आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/10 बोलते हो। 11 सही 1/9% को आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो 1/9 बोलते होगे। अब इसको देख लो, 17 एकम 17 का 7 हो जाएगा, और 17 चौको 68 और 1 69, और प्लस 3 करोगे तो आ जाएगा 700 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो अगर इसको आप लिखेंगे तो इसे आप 7/17% 7/17 बोल सकते हो। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं आप? ठीक, इसे अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो बटे में 100 लिखोगे, 100 से 0 कट जाएंगे, 7/17 हो जाएगा। ठीक, अब आराम से सवाल लगेगा, ध्यान दो। ABC, देखो कितने आराम से सवाल लगेगा। कह रहा है कि पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो 40% अंक चाहिए। अगर कोई लड़का पास होना चाहता है तो 40% नंबर चाहिए। ठीक, आपको ये बताया है कि ए ने जितना उत्तीर्णांक है उत्तीर्णांक से 10% कम पाए। ये बताओ अगर ए ने 10% पाए हैं तो कहने का मतलब 1/10 कम पाए हैं। तो ये बताओ 40% का अगर 1/10 कम पाए हैं, 40 का 1/10 कितना होगा? तो 40 का 1/10 होगा 4। तो ये बताओ 1/10 कम पाए हैं तो 4 कम पाए हैं, 4 कम पाए इसका मतलब 36% पाए हैं। तो अगर प्रश्न हमसे ये पूछता कोई कि ए ने कितने पाए तो हम आंसर देते 36% पाए। समझ रहे हो कि नहीं? अब आ जाओ भाई बी पे। बी ने ए से 11 सही 1/9 कम पाए हैं, तो इससे 11 सही 1/9 कम पाए हैं कि 1/9 कम पाए हैं? तो आप बोलोगे सर 1/9 कम पाए हैं। तो अगर आप 36 का 1/9 निकालोगे तो कितने? 4। तो 4 अंक अगर आपने कम पाए हैं तो 36 में से 4 कम कर दो तो भाई पाए कितने? 32% अंक पाए हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बी ने कितने पाए हैं तो हम कह सकते हैं 32% अंक पाए हैं। ठीक, सी के बारे में बताया गया है कि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों का 41 सही 3/17 कम पाए हैं। तो ये बताओ 41 सही 3/17 का मतलब यहां पे हो जाएगा भैया 7/17। अब ये बताओ अगर 68 का कोई आपसे 7/17 निकलवाए तो 68 का अगर आप 7/17 निकालोगे तो 17 चौको 68, 4 सते 28 मतलब 28 अंक कम पाए। 68 में अगर 28 अंक कम पाए तो सी ने पाए कितने? 40। एक बात सिर्फ पूछी गई, सी पास हुआ कि नहीं? ये बताओ पास होने के लिए चाहिए कितने थे? 40, और सी लाया कितना है? 40। इसका मतलब सी इस परीक्षा में क्या है भाई? पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने ये सवाल आपको आर.एस. अग्रवाल की किताब में समझाया हुआ था। जिन बच्चों को याद आ गया होगा वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल की जब मैं आपको एक्सरसाइज भी पढ़ा रहा था, मतलब मेंस की एक्सरसाइज पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़ाए हुए थे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों ने प्रतिशत को शुरू से पढ़ा है तो उन बच्चों को तो प्रतिशत बहुत आसान लग रहा होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं आ रही होगी। आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिएगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं लगातार इतना प्रयास आपके लिए करता रहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर बन जाएं।
परीक्षा के इस स्थिति में तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा कि सवाल किसी भी लेवल पे पूछा जाए, आपको डर नहीं लगेगा, आप पूरी हिम्मत के साथ वहाँ पे काम करेंगे। और मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मैं गलत आश्वासन नहीं देता हूँ। जैसा कि बहुत से लोगों को मैं अक्सर आजकल जब से ये यूट्यूब का ज़माना आ गया है तब से लोगों के बीच में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। लोग बहुत गलत सलत चीज़ें बोल रहे हैं, कहते हैं जैसा मैं पढ़ाऊँगा वही पेपर में आएगा। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, सवाल नहीं आ सकते हैं। सवाल हाँ वो एक संयोग है, ये सवाल पेपर में आपको मिल जाए ये महज एक संयोग है। मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर में थोड़े ना बना रहा हूँ। सारे सवाल अगर मान लीजिएगा एसएससी नया पैटर्न पे सेट कर दे तो इसका मतलब मेरा कमिटमेंट झूठा हो जाएगा। तो मैं ऐसे झूठे कमिटमेंट क्यों करूँ? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके अंदर सोच डेवलप कर देगा। फिर आपको सवाल कोई भी पूछा जाए आप हर सवाल को लगाने की स्थिति में हो सकते हो अगर आपने मेहनत की है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से आज आप लोगों ने क्लास पढ़ी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आई हो, बेहिचक आप हमें अगली क्लास में कमेंट करके बताइएगा कि सर मतलब इसी क्लास में आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और उस पर लगातार आप लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अगली क्लास में आपके हर एक कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। चलिएगा, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद बच्चों। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए आप लोग।